हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनोरhabditis एलिगेंस के डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डिक्टोस्टेलियम की डेवलपमेंटल बायोलॉजी की और आज बात करेंगे सिनोरhabditis एलिगेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब टू विनम गाइडेंस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, सिनोरhabditis एलिगेंस में सबसे पहले बात करेंगे क्लीवेज और एक्सेस फॉर्मेशन की। सिनोरhabditis में मेनली रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है और इसमें एक सेल डिवाइड होकर दो तरह की सेल बनाती है, एक फाउंडर सेल और दूसरी स्टेम सेल। फाउंडर सेल जैसे कि ए बी सेल, ई सेल, एमएस सेल, सी और डी सेल्स, जबकि स्टेम सेल जैसे कि P1, P2, P3, P4, पी लीनिएज की जो सेल्स हैं वो हैं स्टेम सेल्स। तो फर्स्ट सेल डिवीजन के बाद जो दो सेल्स बनती हैं उनका नाम है ए बी सेल और P1 सेल। तो ऑब्वियसली ए बी सेल फाउंडर सेल है और P1 सेल स्टेम सेल है। नेक्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन के बाद ए बी सेल कन्वर्ट होती है दो सेल्स में, ए बी ए और ए बी पी। यहां पर ए बी ए, स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर एंटीरियर एंड ए बी पी, पी स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर, यानी कि ए बी एंटीरियर सेल, ए बी पोस्टीरियर सेल। ऐसे ही P1 सेल डिवाइड होती है EMS सेल और P2 सेल में। इनके फर्दर डिविजन्स भी होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस फॉर्मेशन। अब सवाल यह आता है कि सिनोरhabditis एलिगेंस में कौन सी साइड एंटीरियर साइड होगी और कौन सी साइड पोस्टीरियर साइड होगी। पहला तो यह कंट्रोल होता है स्पर्म प्रोन्यूक्लियस की पोजीशन से। एक ओ साइट में स्पर्म प्रोन्यूक्लियस एंटर करता है, उसके साथ साथ सेंट्रियोल्स भी एंटर करते हैं और ये सेंट्रियोल्स कुछ साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करवाते हैं जिसकी हेल्प से ये स्पर्म प्रोन्यूक्लियस और ओ साइट एग प्रोन्यूक्लियस ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। तो जिस एंड की तरफ ये स्पर्म प्रोन्यूक्लियस पुश होता है टुवर्ड्स ओ साइट, वही एंड बनता है पोस्टीरियर एंड। एक और फैक्टर है जो इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस को डिटरमाइन करता है और वो है पी ग्रेन्यूल्स। ये पी ग्रेन्यूल्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं जो आगे चल के जर्म सेल्स को डिटरमाइन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये P1 ग्रेन्यूल्स जाइगोट के पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करते हैं और वहां पे ये एंटर करते हैं P1 सेल में। तो ऑब्वियसली क्योंकि P1 ब्लास्टोमियर इस जाइगोट के पोस्टीरियर एंड पर बनता है, तो ये P ग्रेन्यूल्स भी इस P1 सेल में मिलते हैं। ये P ग्रेन्यूल्स P1 सेल के भी पोस्टीरियर एंड पर रहते हैं और वहां से जब ये सेल डिवाइड होती है तो ये एंटर करते हैं P2 सेल में, P2 सेल से P3 सेल में और P3 सेल से P4 सेल में। P4 सेल की प्रोजेनी ही बाद में स्पर्म और एग बनाती है। इन पी ग्रेन्यूल्स का मूवमेंट माइक्रोफिलामेंट्स की हेल्प से होता है, लेकिन इनके मूवमेंट के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स की जरूरत नहीं होती। तो अगर हम किसी जाइगोट को साइटोचैलेसिन B से ट्रीट कर दें जो माइक्रोफिलामेंट्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, तो ऑब्वियसली पी ग्रेन्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम किसी जाइगोट को कॉल्चिसिन से ट्रीट कर दें या फिर डेमिकोल्सिन से ट्रीट कर दें, तो उस केस में पी ग्रेन्यूल्स का मूवमेंट नहीं रुकेगा, क्योंकि कॉल्चिसिन या फिर डेमिकोल्सिन माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, ना कि माइक्रोफिलामेंट्स के फॉर्मेशन को। तो ऑब्वियसली अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन इनहिबिट हो भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पी ग्रेन्यूल्स का मूवमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स पे डिपेंड नहीं करता, माइक्रोफिलामेंट्स पे डिपेंड करता है। इन पी ग्रेन्यूल्स की पार्टीशनिंग उन एम्ब्रियोज में नहीं होती जिनकी मदर सेल्स में पार्टीशन जीन डेफिशिएंट होता है या फिर नहीं होता है या फिर डिफेक्टिव होता है। दोस्तों, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस के डिटरमिनेशन के लिए मेन रोल प्ले करते हैं ए बी सेल्स। ए बी सेल्स का डिवीजन होता है ए बी ए और ए बी पी सेल्स में। ए बी ए जो ए बी एंटीरियर सेल्स हैं और ए बी पी जो ए बी पोस्टीरियर सेल्स हैं। ये ए बी पी सेल्स EMS सेल के ऊपर प्लेस हो जाती हैं और बाद में चल के ये इस नेमेटोड की डॉर्सल साइड बनाती हैं। EMS सेल्स जो मेनली बनाती हैं मसल सेल्स या फिर गट सेल्स, ये बनाती हैं इस नेमेटोड की वेंट्रल साइड। राइट और लेफ्ट एक्सिस के डिटरमिनेशन के लिए वेट करता है ये एम्ब्रियो 12 सेल स्टेज तक। उसके बाद MS ब्लास्टोमियर्स और ABA सेल्स मिल करके डिफाइन करते हैं इस एम्ब्रियो की राइट और लेफ्ट एक्सिस।
दोस्तों सिनोडेप्टाइटिस एलिगेंस में कंडीशनल और ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन दोनों ही होते हैं। जो P1 सेल्स हैं वो डेवलप करती हैं ऑटोनॉमसली, ऑन द कॉन्ट्रेरी जो AB सेल्स हैं वो डेवलप करती हैं कंडीशनली। मतलब P1 सेल्स की डेवलपमेंट के लिए AB सेल्स का होना या ना होना फर्क नहीं पड़ता। AB सेल्स एब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं, P1 सेल्स अपने प्रोजेनी सेल्स को जरूर बनाएंगी। जो उनको बनाना है, जो उनका फेट है, वो जरूर बनाएंगी। एज कंपेयर टू AB सेल्स जो इनका फेट डिटरमाइन होता है विद इन द प्रेजेंस ऑफ P सेल्स। अगर P सेल्स प्रेजेंट हैं तो ये पर्टिकुलर सेल टाइप बनाएंगी, और अगर P सेल्स एब्सेंट हैं तो फिर ये सारी वो सेल्स नहीं बनाएंगी जो ये बनाती हैं। ये AB सेल्स नॉर्मली बनाती हैं एंटीरियर फेरिंजियल सेल्स, और ये एंटीरियर फेरिंजियल सेल्स तभी बनेंगी जब P1 सेल्स प्रेजेंट होंगी। अगर P1 सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो ये AB सेल्स एंटीरियर फेरिंजियल सेल्स नहीं बनाएंगी। इस ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन के लिए 3 मेन जीन्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला है SK1, दूसरा PAL1 और तीसरा PAI1। ये SK1, PAL1 और PAI1 जीन्स की हेल्प से या फिर इनके प्रोटीन्स की हेल्प से ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन होता है। ये SKIN1 सेल्स कंट्रोल करती हैं EMS सेल्स को। P1 सेल्स मेनली बनाती हैं फेरिंजियल सेल्स, और P1 सेल्स डिवाइड होती हैं EMS सेल और P2 सेल में। डिवाइड होने के बाद ये फेरिंजियल सेल बनाने की कैपेबिलिटी आ जाती है EMS सेल्स में, और ऐसे ही EMS सेल्स जब डिवाइड होती हैं E और MS सेल में तो फिर MS सेल के पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो फेरिंजियल सेल्स बनाए। दैट मीन्स कि ये जो फेरिंजियल सेल बनाने की कैपेबिलिटी है ये ऑटोनॉमसली डिफाइन हो रही है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैटरनल फैक्टर्स, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स। वो एम्ब्रियोज जिनमें SKIN1 सेल्स डेफिशिएंट होते हैं, जीन्स डेफिशिएंट होते हैं, वो फेरिंजियल मेसोडर्म या एंडोडर्म नहीं बना पाते हैं। PAL1 जीन्स कंट्रोल करते हैं P2 ब्लास्टोमियर्स को। वो एम्ब्रियोज जिनमें PAL1 जीन्स नहीं होते उनमें C और D सेल से डिराइव्ड सोमेटिक सेल्स भी नहीं पाए जाते। ये PAL1 सेल्स रेगुलेट होते हैं MAX3 जीन से। जहां MAX3 जीन होगा वो PAL1 को इनहिबिट कर देगा। अगर MAX3 प्रेजेंट है तो PAL1 एब्सेंट रहेगा, और अगर MAX3 एब्सेंट है तो PAL1 प्रेजेंट रहेगा। PAI1 जीन्स इंपॉर्टेंट हैं जर्म सेल्स के डिफरेंशिएशन के लिए। PAI1 SKIN1 को और PAL1 को दोनों को इनहिबिट करता है। वो एम्ब्रियोज जिनमें PAI1 एब्सेंट है उनमें गैमेटिक सेल्स नहीं मिलते, जर्म सेल्स नहीं मिलते। जितने भी सेल्स होंगे बॉडी में वो सभी होंगे सोमेटिक सेल्स। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो मेनली EMS सेल 4th सेल स्टेज पे ये जो EMS सेल है ये कंट्रोल होती है अपने नेबरिंग P2 सेल से। नॉर्मली एक EMS सेल डिवाइड करती है E और MS सेल में। ये E सेल बनाती है एंडोडर्म। अगर किसी एम्ब्रियो में हम ये P2 सेल रिमूव कर दें तो फिर ये EMS सेल डिफरेंशिएट होगी 2 MS सेल्स में, और ऑब्वियसली इनमें E सेल नहीं होगी। अगर E सेल नहीं होगी तो इनमें एंडोडर्म नहीं होगा। यही P2 सेल्स AB सेल्स को भी कुछ सिग्नल देती हैं। ABA और ABP दो तरह की सेल्स होती हैं AB सेल्स के डिवाइड होने के बाद। ABA सेल नॉर्मली बनाती है न्यूरॉन्स, हाइपोडर्मिस और फेरिंक्स सेल्स, और ABP सेल बनाती है न्यूरॉन्स और हाइपोडर्मिस। अगर एक्सपेरिमेंटली हम इन दोनों सेल्स की पोजीशन को रिवर्स कर दें, ABA सेल की जगह ABP सेल ले आए और ABP सेल की जगह ABA सेल ले आए, तो भी ये दोनों सेल्स अपने अपने फेट को रिवर्स कर लेंगी। जो सेल्स पहले ABA सेल्स बना रही थी वो अब ABP सेल्स बनाएंगी, और जो पहले ABP सेल्स बना रही थी वो अब ABA सेल्स बनाएंगी। इसका मतलब कोई सेल है इनके आसपास, इनके नेबर में, जो इनके फेट को कंट्रोल कर रही है, और वो है P2 सेल। इसका मतलब ABP सेल के डिफरेंशिएशन के लिए इसके साथ P2 सेल का कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है, और ये इंटरेक्शन होती है GLP-1 और APX1 प्रोटीन के बीच में। GLP-1 प्रोटीन जो मिलता है ABP सेल्स की मेम्ब्रेन पे, और APX1 प्रोटीन जो मिलता है P2 सेल की सेल मेम्ब्रेन पे। दोस्तों सिनोडेप्टाइटिस एलिकेंस में गैस्ट्रुलेशन बहुत जल्दी होता है। एट 24th सेल स्टेज गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए EA सेल्स और EP सेल्स माइग्रेट करते हैं, लेकिन इनके माइग्रेशन से पहले एक ट्रांजिएंट ब्लास्टोसील बनती है।
इस ब्लास्टोसील के थ्रू जब ईए सेल्स और ईपी सेल्स माइग्रेट करते हैं तो बन जाता है एक ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टोपोर के थ्रू पहले पी4 सेल्स माइग्रेट करते हैं, उसके बाद एमएस सेल्स माइग्रेट करते हैं, फिर सीडी सेल्स माइग्रेट करते हैं, फिर एबी डिराइव्ड सेल्स माइग्रेट करते हैं और फिर हाइपोब्लास्ट मूव करती है वेंट्रली वाया एपिबोली। अगर आपने गैस्ट्रुलेशन वाली वीडियो देखी है तो वहां जाकर आप समझ सकते हैं कि ये एपिबोली क्या चीज है। एपिबोली की हेल्प से हाइपोब्लास्ट माइग्रेट करती है और इस ब्लास्टोपोर को कवर कर देती है, बंद कर देती है। अगले 6 आवर्स में सेल्स मूव करते हैं और खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो एक वॉर्म बन जाता है। ये वॉर्म थोड़ा स्ट्रेच करता है, इसके पास ओवरऑल 959 सोमेटिक सेल्स होते हैं और बहुत सारे स्पर्म्स और एग्स होते हैं। दोस्तों, इसी सिनोलेब्राइटिस एलिगेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था जून 2022 के CSIR नेट लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। C. elegans embryo uses both autonomous and conditional modes of specification. The following statements are about specification of cell lineages. The signals from the P1 blastomere instructs the EMS cell for its further development. In the absence of instructive signal, the EMS cell will divide into two MS cells. In the absence of POP1 signal, the prospective MS cell can take up the E fate. The MOM2 protein from the blastomere neighboring the EMS cell instructs the dividing EMS blastomere to take up MS fate. Which of the following options represents both correct statements? Is it A and B और B and C और C and D और A and D? दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए और ब्लैक थंब को ब्लू करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।